Hello everyone, this is India's 12th revision video for your CA Final FR exam. हम इस वीडियो के अंदर मेनली थोड़े से एग्जाम्पल्स के साथ एक एक कॉन्सेप्ट्स को वापस से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या बातें इसके अंदर लिखी हुई है. वेल इंडियस 12 जब आप पढ़ते हो तो हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न. कोई भी अगर हम इंडियस एग्ज़ाम के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके अंदर भाई इसकी एप्लीकेबिलिटी सिर्फ वो 3 शब्दों से आ सकती है, टैक्स रेट 30%. जी हाँ, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको टैक्स रेट दे दी जाए तो आप समझ लीजिए इंस्टीट्यूट आपको जो है वो एज एन एक्सपेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि भाई आपको DTA या डिटेल यहाँ पे निकालना है. तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि भाई ये चैप्टर के अंदर क्या क्या मेन बातें हैं. मैं यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके रीजनिंग आपको देने की कोशिश करूँगा कि इस पूरे चैप्टर के अंदर अगर कोई कॉन्सेप्ट दे के रखा है तो उसकी यहाँ पे क्या बेसिस रही होगी. बट अगेन हम लोग को ये भी ध्यान में रखना है कि बिकॉज इट्स अ रिविजन वीडियो तो देयर इज अ टाइम कंस्ट्रेंट जो हम लोग को दिमाग में रखकर रिवाइज करना है. इस वीडियो के बाद सीधा आप क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे बातें एकदम आपको मक्खन की तरह क्लियर होगी, आई गारंटी. राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं. इंडियस 12 अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्सेस. सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि कुछ टर्म्स है ये जो चैप्टर हमें बताता है. जैसे एक टर्म हो गया करंट टैक्सेस, वैसे ही एक टर्म हो गया डिफर्ड टैक्सेस. वी नीड टू सी कि ये टर्म एग्जैक्टली क्या होते हैं और किस तरीके से ये लोग प्लस या माइनस आपस में होते हैं. तो देखिए, इनकम टैक्सेस जो आपका इंडियस हो गया वो मेनली डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है. जब आप इनकम टैक्स पढ़ते हो तो पीजीबीपी के अंदर आपके कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो ऑन स्पॉट अलाउड होते हैं, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनको ऑफन डिले किया जाता है. पीजीबीपी के अंदर कुछ ऐसी इनकम होती है जो हाथों हाथ टैक्सेबल बन जाती है एंड कोई ऐसी इनकम होती है जिसके ऊपर टैक्स कुछ टाइम बाद लगता है. अकाउंट्स आपका एब्सोल्युटली फर्म है, वो बोलता है सर हम तो खाली अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं एंड इसी के कारण देयर इज मिसमैचिंग. जैसे कि फॉर एग्जांपल हो सकता है कोई खर्चा हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर तो माइनस हो चुका है बट अंडर इनकम टैक्स वो पेड बेसिस पे अलाउड है. तो अब इस केस में यहां पे डिफरेंसेस दिख रहे हैं. एक जगह पे आपको खर्चा माइनस करने मिल चुका है बट दूसरी जगह पे आपको खर्चा माइनस करने नहीं मिल रहा है. नाउ आप जो टैक्स पे कर रहे हो वो एक अलग टैक्स है एंड इन्वेस्टर को यहां पे जो अपने बुक्स में टैक्स दिख रहा है वो एक अलग है. ये डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पिक्चर में आते हैं डिफर्ड टैक्स एसेट्स या डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी. एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. सपोज मैं मान के चलता हूं एक ऐसा सिनारियो जहां पे हमारा डेप्रीशिएशन माइनस करना बाकी है एंड द अमाउंट बिफोर डेप्रीशिएशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इट्स 1 लाख एंड अंडर इनकम टैक्स ऑल्सो इट इज रुपीज 1 लाख. अब देखिए इसके ऊपर मैं मान के चलता हूं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो डेप्रीशिएशन अलाउड है वो 40,000 का अलाउड है, लेकिन अंडर इनकम टैक्स हमें जो डेप्रीशिएशन अलाउड है वो 60,000 का अलाउड है. इफ यू सी जो हम लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रॉफिट निकाल रहे हैं अंडर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इट इज 60,000 बट इनकम टैक्स में कितना आ रहा है 40,000. मान के चलते हैं कि मेरे पूरे वीडियो में टैक्स रेट एक फ्लैट हम रखेंगे 30% फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग. तो आप यहाँ पे अंडर इनकम टैक्स जो प्रॉफिट निकाले हो, जी हाँ आर्टिकलशिप में आप जो कंप्यूटर पे निकालते हो दैट इज 40,000. इसके ऊपर आपका जो 30% रेट आ रहा है उसके कारण आपकी टैक्सेबिलिटी आ रही है 12,000 की. दिस इज द रियल टैक्स विच यू हैव टू पे, राइट. और इसीलिए इसे हम लोग नाम देते हैं करंट टैक्सेस. ये हम लोग के लिए बन जाता है करंट टैक्सेस. सर व्हाट इज करंट टैक्सेस? जो आप सच्ची में इनकम टैक्स के अंदर पे करते हो. लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहानी कुछ अलग चल रही है. वहां पे आपको जो डेप्रीशिएशन माइनस करने मिला है इट इज 40,000 एंड उधर आपका प्रॉफिट आ रहा है 60,000 का. एज पर दैट आपका जो टैक्सेबिलिटी आ रहा है इट इज 18,000 रुपीज. अरे सर हम पे खाली 12,000 कर रहे हैं बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो टैक्स हमारा दिख रहा है इट इज 18,000. यस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आप जो टैक्स दिखाते हो उसे एक नाम दिया जाता है टैक्स एक्सपेंसेस का. इफ यू सी देयर इज अ डिफरेंस. 12,000 की अमाउंट आप सच्ची में पे कर रहे हो लेकिन जो पीएनएल में दिखाना है वो है 18,000. तो कैसे इन डिफरेंसेस को मैं रिजॉल्व करूंगा? यहां पे मेरे पिक्चर में आ जाते हैं DTL या DTA. ये वाले केस में हम लोग DTL क्रिएट करेंगे. सर कब DTA क्रिएट करना होता है, कब DTL? विल सी दैट. बट यहां पे ध्यान रखिए मुझे कोई ऐसा आइटम चाहिए जो मेरे करंट टैक्स को बढ़ा दे. आज मेरा करंट टैक्स 12,000 का है एंड मुझे इसे 18 पे पहुंचाने के लिए किसी की हेल्प चाहिए. वहां पे DTL हमेशा करंट टैक्स को बढ़ाने में हेल्प करता है. देखिए करंट टैक्स भी हम लोग का एक लायबिलिटी नेचर का आइटम है, DTL भी हमारा एक लायबिलिटी नेचर का आइटम है. तो ये 12,000 में जब 6,000 जुड़ जाएंगे तो मेरी बातें 18,000 तक पहुंच जाएगी जिसे मैं टैक्स एक्सपेंस बोलूंगा. तो DTL हमेशा फॉर्मूला में करंट टैक्स के साथ ऐड होता है. वहीं अगर हम बात करें सपोज नेक्स्ट ईयर में हम लोग का रिवर्सल हो जाता है इन द सेंस कि नेक्स्ट ईयर में ऐसा होता है कि जिस असेट पे मैंने 60,000 अंडर इनकम टैक्स क्लेम कर लिया था अब उसके ऊपर बची हुई अमाउंट मुझे क्लेम करने मिलती है विच इज 40,000.
और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो मैंने क्लेम किया था 40,000, अब मुझे बची हुई अमाउंट मिल जाती है विच इज 60,000। देखिए कैसे टेम्पररी डिफरेंसेस रिजॉल्व हो रहे हैं। कल जो हम लोग का इनकम टैक्स के तहत प्रॉफिट ज्यादा आ रहा था, आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे कल हम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट्स के तहत प्रॉफिट ज्यादा आ रहा था, आज वही सेम इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली आ रहा है। तो मतलब जो टेम्पररी डिफरेंस थे वो एक समय के हिसाब से क्या हो रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं, रिजॉल्व हो रहे हैं। इफ यू सी, आपका जो प्रॉफिट अंडर इनकम टैक्स आ रहा है वो है 60,000, प्रॉफिट अंडर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आ रहा है वो है 40,000। नाउ यू कैन सी दैट कि जो लिटरल करंट टैक्स हम पे कर रहे हैं इट इज 18,000 रुपीज, बट द टैक्स एक्सपेंस जो हमको बुक्स में चाहिए वो है 12,000। तो अब हम लोग को कुछ कम करने वाला चाहिए, बट मैं कुछ क्रिएट नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं तो नेक्स्ट ईयर पे हूं। प्रीवियस ईयर में मैंने जो क्रिएट किया था मुझे वो ऑब्जर्व करके देखना है कि क्या उसे कम किया जा सकता है क्या। एंड यस, यहां पे डीटीएल का जब रिवर्सल होगा तो वो नेगेटिव इफेक्ट देता है करंट टैक्स पे, एंड मेरी टैक्स एक्सपेंस क्या हो जाएगी, 12,000। तो इफ यू सी, जब भी आप डीटीएल क्रिएट करते हो तो वो करंट टैक्सेस के साथ ऐड होता है, और जब आप डीटीएल रिवर्स करते हो तो वो करंट टैक्सेस के साथ माइनस होता है। इसी तरीके से जब भी डीटीए क्रिएट करते हो तो वो करंट टैक्स को कम करता है, एंड हमारे डीटीए का जो रिवर्सल होता है वो करंट टैक्स को बढ़ाने का काम करता है, राइट। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपके दिमाग में पहली बात तो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये फॉर्मूला क्लियर होगा तो आगे हम बढ़ पाएंगे। करंट टैक्स के अंदर दो चीज़ एडिशन का इफेक्ट डालती है, फर्स्ट डीटीएल का क्रिएशन एंड सेकेंड हम लोग का डीटीए का रिवर्सल, और दो चीज़ माइनस का इफेक्ट डालती है, क्रिएशन ऑफ डीटीए एंड रिवर्सल ऑफ डीटीएल। ये ध्यान रखिए, कौन कम करता है सीटी को और कौन ज़्यादा करता है। द पर्पज इज टू एंश्योर कि हम लोग कहाँ तक पहुँच जाए, टैक्स एक्सपेंस तक पहुँच जाए। इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर होनी चाहिए। अब देखो भाई, सीए इंटर में जो बच्चा पढ़ता है उसे ऑफन बार बार डीटीए या डीटीएल क्रिएट करना है क्या, ये जानने के लिए पीएनएल दिखाया जाता है। बट अंडर इंड AS 12 ऑफन हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पिक्चर जो है वो हमारी बैलेंस शीट शोकेस करेगी। बैलेंस शीट हम लोग यहाँ पे दोनों की देखेंगे। एक जगह पे आपकी जो बैलेंस शीट होगी वो एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगी जो आप बना रहे हो एज पर इंड AS, और एक होगी एज पर योर इनकम टैक्स। बैलेंस शीट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखा रही है उसमें एक जगह पे हमारे असेट्स बहुत सारे दिख रहे होंगे, एक जगह पे हमारी बहुत सारी लाइबिलिटीज दिख रही होगी, और इनकम टैक्स में भी सेम सिनारियो चल रहा होगा। कुछ आप असेट्स दिखा रहे हो और कुछ आप क्या दिखा रहे हो, लाइबिलिटी। देखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो आपकी अमाउंट्स दिख रही है उसे हम लोग यहाँ पे नाम देंगे अंडर इंड AS कैरिंग अमाउंट, और जो इनकम टैक्स के अंदर हम लोग के बैलेंसेस दिख रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्स बेस। ये दोनों को कंपेयर करके मुझे बताना है कि डीटीए बनना चाहिए या डीटीएल बनना चाहिए। मैं ना बताता हूं कि इन दोनों में क्यों डिफरेंसेस आ सकते हैं। हम यहाँ पे 4 आइटम एग्जांपल के फॉर्म पे लेते हैं कि क्यों हम लोग के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहानी कुछ और हो सकती है, क्यों हमारे इनकम टैक्स में कुछ कहानी और हो सकती है, राइट। सो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हम लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे करंट ईयर का जो बोनस है उसका पेबल अमाउंट निकालते हैं, एंड द बोनस पेबल इज 20,000 रुपीज़। अब अंडर इनकम टैक्स ऐसा हमें बोल के रखा हुआ है, मान लो कि हम लोग ना कैश जब पे करेंगे तब हम लोग को क्या अलाउड है, डिडक्शन अलाउड है, वरना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिडक्शन अलाउड ही नहीं है। तो इफ़ यू सी, तो मेरा बोनस आपका जो है वो पीनल के अंदर जा चुका है, बट कौन से पीनल में जा चुका है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के, लेकिन अभी भी इनकम टैक्स के पीनल में वो जाना बाकी है। सोचो एंट्री क्या हुई होगी। यहाँ पे बोनस जब आप पे कर रहे हो और आउटस्टैंडिंग बेसिस पे अमाउंट दिखा रहे हो तो आपने एंट्री पास किया रहेगा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बोनस, एंड नेक्स्ट एंट्री आपने पास किया रहेगा बोनस अकाउंट डेबिट टू बोनस पेबल, एंड ये एंट्री पास करके आपके लाइबिलिटी में दिख रहा होगा कि बोनस पेबल है कितने अमाउंट का, 20,000। इफ यू सी, मेरी पहली एंट्री पास हुई है तब जाके सेकंड एंट्री पास हो पा रही है। मतलब कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो पीनल के पास पहले जाते हैं और उसके बाद बैलेंस शीट में आते हैं। जो भी आपके अक्रूवल वाले आइटम है ना, उनका सबका ऐसा हिसाब है, वो हमेशा पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे एंड उसके बाद कहाँ पे आएंगे पता है, बैलेंस शीट में। लेकिन जो भी एडवांस एक्सपेंसेस है, एडवांस इनकम है, उनका अलग हिसाब है। वो लोग पहले शरण लेते हैं बैलेंस शीट के अंदर और उसके बाद कहाँ पहुँच जाते हैं, पीएनएल में। हमेशा ध्यान रखो इनकम टैक्स के पीएनएल में क्या चल रहा है वो स्टोरी बहुत जरूरी है। जैसे यहां पे तो इनकम टैक्स के पीएनएल में बोनस पहुंचा ही नहीं है, तो मतलब पेबल रिकॉर्ड भी नहीं होगा, इसलिए इसकी टैक्स बेस क्या है, 0 है। आपको ये निकालनी सीखनी है। और अगर कोई पूछेगा सर व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट, इट इज 20,000। सर लाइबिलिटी की अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा आ रही है, टैक्स बेस 0 आ रहा है, तो हमें क्या बनाना चाहिए, वो छोड़ो। पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं कि टैक्स बेस कैसे बनाना चाहिए। मैं तो एक सिंपल सा बोलता हूँ
कि टैक्स बेस निकालना सीख लो, कैरिंग अमाउंट निकालना तो आपकी खून में है। अलग अलग इन डेज के अंदर आप क्या सीखते हो वो बताता है कि कैसे कैरिंग अमाउंट आपकी निकाली जाती है। एंड रही बात टैक्स बेस की, तो देखो कितना भी आप मामला कॉम्प्लिकेट कर लो, ये बहुत सिंपल सा मामला है कि मैं तो टैक्स बेस को एक सिंपल ऐसा देखता हूं कि देखो भाई, हमारे असेट्स जो है वो दो चीजें बन सकती है। एक, हमारा अगर कोई खर्चा होके रखा है एडवांस में, तो एडवांस एक्सपेंस मेरा असेट बन सकता है, या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर देखा जाए तो कोई ऐसी इनकम है जो आनी बाकी है, वो मेरे लिए क्या बन सकती है, असेट बन सकती है। बट ध्यान रहे, रूल्स ये कहते हैं कि कोई भी अगर खर्चा आप असेट दिखा रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जैसे ही इनकर हुआ है आपने एंट्री पास कर दी है असेट टू बैंक, एंड अभी तक वो खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में गया नहीं है। आउटस्टैंडिंग इनकम की अगर हम बात करें तो इन दैट केस आपका आउटस्टैंडिंग इनकम पहले पीएनएल के अंदर जाके आता है। जैसे आप पहले एंट्री पास करते हो आउटस्टैंडिंग इनकम टू पीएनएल, और उसके बाद वो आपके लिए क्या बनता है, असेट बनता है। तो मतलब सिंपल सा है। अगर फर्स्ट वाले केस में मैं बात करूं, इनकम टैक्स के अंदर अगर कोई बात ऐसी है जो पीएनएल तक पहुंच चुकी है, तो मतलब वो अब आपके बैलेंस शीट में नहीं बची होगी। सर इसका मतलब क्या हो गया? सपोज इनकम टैक्स में ऐसा बोल दिया कि हमारा एडवांस जो हम लोग ने पे किया हुआ है वो हमें कैश बेसिस पे डिडक्शन के फॉर्म में अलाउड है, मतलब आप यहाँ पे एज अ एक्सपेंस कैश बेसिस पे क्लेम कर सकते हो। तो तुम लोग ने पहली एंट्री मारने के बाद हाथों हाथ नेक्स्ट एंट्री भी मार दी होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। जैसे बहुत सारे ऐसे असेट्स होते हैं जो आप इनिशियली खरीदते हो और इनकम टैक्स में आपको डे वन पे ही सारा 100% डिडक्शन मिल जाता है, तो मतलब वो तो बैलेंस शीट में रुका ही नहीं होगा, वो खर्चा कहाँ जा चुका है, पीएनएल में जा चुका है। तो इसीलिए उसकी टैक्स बेस क्या बन जाएगी, जीरो। एडवांस एक्सपेंडिचर में आप हमेशा ये देखने का, एडवांस एक्सपेंडिचर दो फॉर्म के हो सकते हैं। या तो आप असेट खरीद रहे हो, ये भी मैं एडवांस एक्सपेंडिचर ही मानता हूं क्योंकि उस असेट का बेनिफिट तो गोइंग फॉरवर्ड होने वाला है। या आप सैलरी किसी को एडवांस में पे कर रहे हो। अगर ये दोनों जगह पे इनकम टैक्स में पहले ही पीएनएल में भेजा जा रहा है, मतलब बैलेंस शीट में अमाउंट रुकी नहीं है और इनकम टैक्स की जो टैक्स बेस है वो क्या आ रही है, जीरो आ रही है। ये रूल किसके लिए एप्लीकेबल होगा, एडवांस एक्सपेंस। क्या बोलेंगे हम, पीएनएल तक बात पहुंच चुकी है तो टैक्स बेस क्या होगी, शून्य। अगर आउटस्टैंडिंग इनकम की बात करें तो रूल इज, पीएनएल में अगर इनकम टैक्स के पहुंच चुकी है तो हमारे पास आई होगी, वरना तो आई भी नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई ऐसी इनकम है जो अंडर इनकम टैक्स रिसिप्ट बेसिस पे जो है वो टैक्सेबल होती है। फॉर एग्जांपल लेट्स से इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि हम डिविडेंड पे तभी टैक्स लेंगे, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एप्लीकेबिलिटी बीच में मत लाना, खाली मान लो ऐसा कि हम डिविडेंड पे तभी टैक्स लेंगे जब कंपनी के अकाउंट में वो पैसे रिसीव हुए हैं। तो अब यहां पे बात देखो, रिसीव हुए हैं तभी टैक्सेबल होगा। तो कोई अगर आउटस्टैंडिंग डिविडेंड है तो वो तो पीएनएल के अंदर गया ही नहीं है क्योंकि टैक्सेबिलिटी आई नहीं है। अगर पीएनएल के अंदर गया नहीं है तो असेट बना भी नहीं होगा, अगेन उसकी टैक्स बेस क्या होगी, जीरो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि तुम्हारे इनकम टैक्स के पीएनएल तक जब बात आ रही है किसकी, एडवांस एक्सपेंस की, वो पीएनएल तक पहुंच चुका है, असेट नहीं बचा होगा। वो पीएनएल तक पहुंचना बाकी है तो वहां पे भी असेट बचा होगा। आउटस्टैंडिंग इनकम में क्या रूल होगा, अगर बात पीएनएल में आई है तो ही असेट दिखी होगी, अगर पीएनएल में नहीं आई है तो असेट दिखी ही नहीं होगी। एंड ये सेम बात आपकी एप्लीकेबल हो जाती है फॉर एनी एडवांस इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एडवांस इनकम के केस में भी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पहली एंट्री आपकी यूजुअली क्या होती है, आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब इनकम आती है तो आप उसे पीएनएल में ना डालकर लाइबिलिटी दिखाते हो, यू पास द एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम लाइबिलिटी, और उसके बाद इस एडवांस इनकम को आप वापस से डेबिट करके कहाँ डाल देते हो, पीएनएल के अंदर। तो मतलब इनकम टैक्स के अंदर अगर वो एडवांस इनकम पीएनएल में पहुंच चुकी है, सर कैसे होगा, जब आपकी टैक्सेबिलिटी रिसिप्ट बेसिस पे आई है, किसी ने आपको ब्याज दे दिया है 3-4 साल का एक साथ, इनकम टैक्स वाला हमें शायद बोल रहा है सर मेरे को तो जैसे ही आपके अकाउंट में ब्याज आया टैक्स चाहिए, तो मतलब वहां पे तो बैलेंस शीट में फिर रुका ही नहीं होगा ऐसा कोई एडवांस, आपने तो सीधा इनकम टैक्स के पीएनएल पे डालकर क्या भर दिया होगा, टैक्स भर दिया होगा। तो फॉर दैट हमारा टैक्स बेस क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। और यही अगर हम बात करें आउटस्टैंडिंग इनकम की, तो ध्यान रखिए पहले वो पीएनएल में जाता है और फिर कहाँ आता है, बैलेंस शीट में। इनकम टैक्स के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले वो पीएनएल में जाता है और फिर कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट में। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनकम टैक्स में ऐसा बोला हुआ है कि ये खर्चा आउटस्टैंडिंग नहीं है, आपको पेड बेसिस पे अलाउड है, तो मतलब वो पीएनएल में भी नहीं गया रहेगा, बैलेंस शीट में भी नहीं आया रहेगा। तो ये ध्यान रखो, ये रूल बहुत ज़रूरी है टैक्स बेस को निकालने में। फिर टैक्स बेस का क्या काम आएगा वो हम देखेंगे, बट देखो मेरे हिसाब से
टैक्स बेस ऑफ एसेट्स। सिंपली आप क्या बोल सकते हो सर, टैक्स बेस ऑफ एसेट किसकी बात हो रही है? आउटस्टैंडिंग इनकम की बात हो रही है सर। सीक्वेंस क्या रहती है? फर्स्ट यू पास द एंट्री इनटू पीएनएल एंड देन इट बिकम्स योर एसेट। तो अगर इनकम टैक्स के पीएनएल में एंट्री पास हुई है तो आपके बुक्स में टैक्स बेस भी दिख रहा होगा, वरना आपके बुक्स में टैक्स बेस नहीं दिख रहा होगा। एज सिंपल एज दैट। कब इनकम टैक्स के पीएनएल में एंट्री पास नहीं होगी? व्हेन दिस एंट्री विल नॉट बी पास्ड, जब आपकी ये इनकम टैक्स के अंदर रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल है। अगर रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल है तो आपने कभी आउटस्टैंडिंग दिखाया ही नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग दिखाया ही नहीं है, पीएनएल में लिया ही नहीं है, तो एसेट दिखा ही नहीं होगा। लिखा है अगर इनकम टैक्स में इनकम कैश बेसिस पे टैक्सेबल है तो आउटस्टैंडिंग इनकम कभी पीएनएल में गया ही नहीं होगा। नो फर्स्ट एंट्री, टैक्स बेस क्या होगा दोस्तों? 0। परफेक्ट। एडवांस एक्सपेंस या परचेज ऑफ एसेट की बात करें तो क्या फर्स्ट एंट्री होती है? आप यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लेट्स से कोई एडवांस एक्सपेंसेस यहाँ पे चार्ज करते हो तो इन दैट केस, एक बार ये मैं साइड में लिखता हूँ, आप यहाँ पे सबसे पहले लिखते हो प्रीपेड एक्सपेंसेस टू बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस टू बैंक। उसके बाद आपकी सेकेंड एंट्री क्या होती है कि आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये प्रीपेड एक्सपेंसेस को असेट में दिखाते हो एंड जब वक्त आता है तो इसे मैं पीएनएल में डाल देता हूँ, पीएनएल टू प्रीपेड एक्सपेंस। अगर डेप्रीशिएशन है तो अगेन असेट आपका क्रेडिट हो जाता है। तो अब क्या होगा, अगर मेरे इनकम टैक्स के पीएनएल में पहुंच चुका है, कब पहुंचेगा? जब हाथों हाथ डिडक्शन अलाउड है, हाथों हाथ क्लेम अलाउड है, तो पहुंच गया होगा, नहीं तो पहुंचना बाकी होगा। इनकम टैक्स के पीएनएल में पहुंच चुका है मतलब वहां पे टैक्स बेस क्या बन चुकी है? उसकी 0 बन चुकी है। आ रही है बात आपको समझ? और अगर वहां तक नहीं पहुंचा है तो उसकी और हमारी दोनों की अमाउंट क्या है? सेम है। ये 2 के लिए ये रूल एप्लीकेबल है। अगर हम लोग बात करें इन केस ऑफ लाइबिलिटीज, टैक्स बेस इन केस ऑफ लाइबिलिटी, तो ये देखिए 2 चीज हम लोग की लाइबिलिटी बन सकती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एडवांस इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पहले पीएनएल में जाती है और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं आप उसे दिखाते हो एज ए लाइबिलिटी। तो अगर इनकम टैक्स के पीएनएल में वो कभी गया ही नहीं होगा, कब नहीं गया होगा? जब इनकम टैक्स के अंदर कोई खर्चा कैश बेसिस पे अलाउड नहीं होगा, तो इन दैट केस कभी पीएनएल में गया ही नहीं होगा, तो कभी बैलेंस शीट में आया ही नहीं होगा, अमाउंट 0 होगी। एडवांस इनकम का उल्टा होता है, फर्स्ट एंट्री उसकी कहाँ पे होती है? बैलेंस शीट में, एंड देन कहाँ पे होती है? पीएनएल में। तो अगर पीएनएल तक पहुंच गई है बात तो इन दैट केस बैलेंस शीट में नहीं टिकी होगी। इसका मतलब क्या हो गया? कोई एडवांस इनकम अगर हाथों हाथ टैक्सेबल बन जाती है तो बैलेंस शीट में नहीं रुकी होगी, सीधे कहाँ पहुंच चुकी होगी? पीएनएल के अंदर। इफ एनी इनकम इज टैक्स एज एंड व्हेन इट इज रिसीव्ड, तो एडवांस इनकम पीएनएल में जा चुका है। इफ पीएनएल में जा चुका है तो बैलेंस शीट में नहीं रुका, टैक्स बेस क्या होगा? 0 होगा। इतनी बात क्लियर है आपको? यस सर। अब देखो बहुत सिंपल है। इन केस ऑफ असेट्स द रूल इज वेरी सिंपल। कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आपकी अमाउंट आ रही है वो ज़्यादा आ रही है एज कंपेयर टू माई टैक्स बेस ऑफ असेट, तो इन दैट केस DTL क्रिएट होगा। वहीं अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स जो है वो कम आ रही है एज कंपेयर टू टैक्स बेस, तो क्या क्रिएट होगा? DTA क्रिएट होगा। ये पहला रूल हो गया असेट्स के लिए। देखते हैं कैसे वैलिड होता है, देख ही लेते हैं, मैं तो बोलता हूँ। चलिए सर, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हम लोग 1 लाख का असेट खरीदे थे। अंडर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मुझे डेप्रीशिएशन 10,000 का मिला, बट अंडर इनकम टैक्स डेप्रीशिएशन 20,000 का मिल गया। तो आज मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अमाउंट दिख रही है 90 की, बट अंडर इनकम टैक्स अमाउंट दिख रही है 80 की। सो देर इज अ डिफरेंस इन दीज टू अमाउंट ऑफ ₹10,000। मान के चलता हूँ रेट है 30%, तो अमाउंट कितना आ रहा होगा? 3,000 रुपया। ये 3,000 का, देखो मैंने बोला था कैरिंग अमाउंट अगर ज़्यादा है तो क्या क्रिएट होना चाहिए? आपका DTL। सर काम कैसे आएगा वो बताओ ज़रा। अरे बता देते। तुमने अगर इनकम टैक्स के अंदर डेप्रीशिएशन हायर क्लेम किया है तो तुम्हारा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रॉफिट लोअर आ रहा होगा, एंड इसीलिए आपने टैक्स लोअर भरा है, तो करंट टैक्स तो लोअर है। बट अंडर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने डेप्रीशिएशन कम क्लेम किया है तो टैक्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़्यादा आ रहा है क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहे हैं। तो मुझे कोई ऐसा जन चाहिए जो मेरे करंट टैक्स को बढ़ा दे और टैक्स एक्सपेंस तक ला दे। और मैंने बोला था जो DTL जब आप क्रिएट करते हो तो वो कहीं ना कहीं करंट टैक्स को बढ़ाता है एंड टैक्स एक्सपेंस तक लाता है। तो देखो कैसे काम आ गया। सर अगर यही उल्टा सिनारियो होता तो मतलब आप यहाँ पे अगर लिखते इनकम टैक्स और यहाँ पे लिखते बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो सर क्या सिनारियो होता? वेल इन दैट केस, वेट जस्ट कॉल आया ये कट, हाँ। इन दैट केस क्या होगा? बहुत सिंपल है। अगर इनकम टैक्स में आप डेप्रीशिएशन कम क्लेम कर रहे हो तो आपका इनकम टैक्स का प्रॉफिट ज़्यादा है एंड वहाँ पे टैक्स आपने हायर भरा है, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपका जो प्रॉफिट है वो कम है और टैक्स आपने लोअर भरा है, तो योर करंट टैक्स इज हायर
एंड यू नीड अ लोअर टैक्स एक्सपेंस, कौन काम आएगा हम लोग को? DTA का क्रिएशन काम आएगा, ध्यान रखिए। तो ये एकदम फॉर्मूला सही बैठता है, याद रख लीजिए, आपको ध्यान में रखना है। कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट इज मोर देन टैक्स बेस ऑफ असेट DTL, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट इज लेस देन टैक्स बेस तो DTA। लाइबिलिटी के लिए एग्जैक्ट अपोजिट, अगर कोई पूछेगा लाइबिलिटी के लिए तो कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी जो है वो अगर कम है एज कंपेयर टू टैक्स बेस ऑफ लाइबिलिटी तो इन दैट केस क्या क्रिएट होगा? DTL क्रिएट होगा। एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी अगर ज़्यादा है एज कंपेयर टू द टैक्स बेस तो DTA क्रिएट होगा, बहुत सिंपल। तो वो ऊपर जो लिखा है उसका एग्जैक्ट अपोजिट वर्क करेगा। मैं बता भी दूंगा, अलग अलग एग्जाम्पल अभी हम डिस्कस करेंगे, और मैंने जो बताया था वो अभी और अच्छे से मैं डिटेल में इवैल्यूएट करूंगा तो आपको बहुत सही क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। एक बात याद रखो, ये जो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के बीच के डिफरेंसेस है, इन डिफरेंसेस को आपको नाम देने हैं। जैसे अगर डिफरेंसेस के कारण आपको DTA क्रिएट करना पड़ रहा है तो ऐसे डिफरेंसेस को हम नाम देंगे डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस के कारण अगर आपको DTL क्रिएट करना पड़ रहा है तो ऐसे डिफरेंसेस को क्या नाम देंगे? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ध्यान रखिए, क्या ही होता है एसेट और लायबिलिटी? P&L में कोई जा चुका है या जाना बाकी है, उसी की बात से तो निकल कर आते हैं। तो आपको वो अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्लियर है ना तो आप मान के चलो टैक्स बेस निकालने में कतई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। सबसे बड़ा सवाल अब ये होने वाला है कि सर ये DTL जाना कहाँ पे चाहिए, बिकॉज यू ऑलवेज हैव 3 ऑप्शन। एक आप P&L के अंदर बेच सकते हो, OCI के अंदर बेच सकते हो, अदर इक्विटी में ही निपटा सकते हो, गुडविल के सामने एडजस्ट कर सकते हो। अलग अलग ट्रांजेक्शन में अलग अलग बातें हैं, तो वी नीड टू सी कि DTL या DTA जाना कहाँ पे चाहिए। फॉर नाउ क्या हमें निकालने आया कि नहीं आया वो हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे सिचुएशंस डिस्कस करूँगा और अपने को देखना है कि वहाँ पे एग्जैक्टली हमारे कंक्लूजन्स क्या आ रहे हैं। ओके, कुछ केसेस मैंने यहाँ पे लिए हुए, देखिए। सबसे पहला फर्स्ट वाला केस मैंने क्लियर कर लिया। सेकंड वाला देखिए, इन्वेंट्री इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉस्ट लिखती है 1 लाख की, NRV है 95 की। अब देखो भाई, इंड AS 2 बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो सर बहुत क्लियर स्टांस है, आप इन्वेंट्री को 95 कर दीजिए। इनकम टैक्स वाला बोलता है क्या पागलों वाली बात है सर, मैं तो 1 लाख ही रखूंगा। तो इफ यू सी योर कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट इज लेस देन योर टैक्स बेस। देखिए, कैरिंग अमाउंट अगर आपकी लेस देन टैक्स बेस है तो 5000 का डिफरेंस आ रहा है। ये 5000 के डिफरेंस के ऊपर 30% रेट लगाओ और 1500 का क्या क्रिएट होना चाहिए? DTA। सर काम आएगा क्या? अरे यार बिल्कुल आएगा। 5000 की जैसी आपकी एक्सपेंसेस है वो इनकम टैक्स में तो कभी गई नहीं है, तो वहां पे तो प्रॉफिट हायर है, हायर प्रॉफिट हायर टैक्स। बट अंडर बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉफिट्स आर लोअर तो टैक्स इज लोअर। यू नीड समथिंग जो आपके इस बड़े से करंट टैक्स को रिड्यूस कर सके और टैक्स एक्सपेंस तक ला सके, और वो DTA करता है। नेक्स्ट ईयर भी इसका रिवर्सल कहीं ना कहीं होगा। कैसे? जब आप नेक्स्ट ईयर बेचोगे तो सपोज आपने इन्वेंट्री 2 लाख की बेची है तो अंडर इनकम टैक्स तो आपको पूरा 1 लाख एज अ खर्चा माइनस करने मिलेगा, बट अंडर बुक्स ऑफ अकाउंट्स खर्चा कितना माइनस करने मिलेगा? ओनली 95,000। तो इफ यू सी नेक्स्ट ईयर ऐसे होने वाला है कि इनकम टैक्स के प्रॉफिट लोअर होंगे तो करंट टैक्स कम भरना पड़ेगा, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के प्रॉफिट हायर होंगे तो टैक्स एक्सपेंस ज्यादा चाहिए होगा। लेकिन वहां पे मैं कुछ क्रिएट नहीं कर सकता, आइटम ही खत्म हो रहा है। किसी का रिवर्सल मेरे को काम आएगा, वो रिवर्सल जो कहीं ना कहीं करंट टैक्स को बढ़ाता है। DTA का रिवर्सल करंट टैक्स को बढ़ाता है। तो आपको ये दोनों पिक्चर क्लियर रखनी है, आज क्या हो रहा है, आने वाले कल में क्या हो रहा है। ऐसा ही सेम हम लोग का हो गया, सपोज एंटिटी ने एक असेट एक्वायर किया है फॉर ₹1 लाख। अब यहाँ पे यूजफुल लाइफ 2 साल की है, बट अंडर इनकम टैक्स बोला हुआ है कि ईयर 1 में सर 75,000 हम तो अलाउ करेंगे और ईयर 2 में कितना अलाउ करेंगे? 25,000। अब देखिए भाई, एट द एंड ऑफ द ईयर 1 हमारा इनकम टैक्स वाला जो है वो टैक्स बेस तो पूरा कम करके बैठा है। 1 लाख में से 75,000 अलाउ कर दिया तो यहाँ पे बचा ही 25,000 है। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलता है सर मेरी तो जिंदगी अभी शुरू हुई है, उसका जितना बचा है वो तो मेरा डेप्रिसिएशन, सॉरी 50,000 का तो मेरा डेप्रिसिएशन है। तो अब मेरी जो कैरिंग अमाउंट है इट इज 50,000 एंड माई टैक्स बेस इज 25,000। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज डिफरेंस ऑफ कितना? 25,000। और देखो भाई, कैरिंग अमाउंट अगर ज़्यादा होती है टैक्स बेस से तो इन दैट केस DTL क्रिएट होता है, काम भी आएगा। बहुत सिंपल है, आपने टैक्स बेस में ज़्यादा डेप्रिशिएट किया हुआ है तो आपके प्रॉफिट्स कम दिख रहे हैं अंडर इनकम टैक्स, करंट टैक्स भी कम आ रहा है। बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहे हैं और टैक्स एक्सपेंस भी क्या दिख रही है? ज़्यादा दिख रही है। कुछ ऐसा चाहिए सर जो हमारे करंट टैक्स को बढ़ा दे।
DTL आपके करंट टैक्स को बढ़ा देगा। बहुत सिंपल है, राइट। आगे इंटरेस्ट रिसीवेबल। अब देखो भाई, कोई इंटरेस्ट है जो 1 लाख का आना बाकी है, सोचो 1 लाख का इंटरेस्ट आना बाकी है, आपने एंट्री पास किया होगा P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीवेबल, और फिर उसके बाद ये चीज हम लोग के लिए क्या दिखी होगी, असेट दिखी होगी। बट P&L बोलता है सर मैं तो रिसिप्ट बेसिस पे चार्ज करता हूं, तो मतलब मैंने तो ऐसे कोई एंट्री पास ही नहीं की है। तो आप बोल सकते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास हो गई है, बट हमारे इनकम टैक्स में क्योंकि ये P&L में गया ही नहीं है तो कभी असेट बना ही नहीं होगा, इसीलिए टैक्स बेस हो गई 0 एंड कैरिंग अमाउंट आ गई 1 लाख। 1 लाख का डिफरेंस है, यहाँ पे DTL क्रिएट होना चाहिए, काम आएगा बिल्कुल। तुमने इनकम टैक्स में तो इसकी टैक्सेबिलिटी 0 मानी है, तो इसीलिए करंट टैक्स भी इस पर कुछ नहीं आया, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी टैक्सेबिलिटी 1 लाख पे मानी है, तो यू नीड समथिंग ऑफ 30,000। कोई ऐसा आइटम चाहिए जो बढ़ाने का रोल प्ले करे, हु इज़ बेटर देन योर DTL। कल जाके जब आप यही सेम चीज जब रिसीव होगी तो इनकम टैक्स में टैक्स भरोगे, करंट टैक्स हायर होगा एंड आपको कुछ गिराने वाला चाहिए रहेगा, हु इज बेटर, DTL का रिवर्सल। आई बात आपको समझ, राइट। ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन आपका इनकम टैक्स में अलाउड ही नहीं होता, तो इफ यू सी आपका ट्रेड रिसीवेबल 100 रुपए का है तो तुम्हारे इनकम टैक्स में भी वो 100 का ही दिख रहा होगा, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो कैरिंग अमाउंट है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे है 950 की, नॉट 950, सिर्फ 50 की। तो अगेन यहाँ पे आपका ट्रेड रिसीवेबल ज़्यादा दिख रहा है इन टैक्स बेस, बट कम दिख रहा है इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। DTA यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए, रूल बहुत सिंपल है। एंड लास्ट में डिविडेंड आपको 1000 का मिल चुका है, बट ये डिविडेंड एग्जेम्प्ट है इन टैक्सेशन फॉर पेरेंट, तो हम मान के चलेंगे इसके ऊपर ना DTA बनेगा ना DTL, क्योंकि डिफरेंस ही आपका परमानेंट नेचर का बन चुका है जो कता ही रिवर्स होने वाला नहीं है। ठीक है सर, लाइबिलिटी वाले में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मैंने लिए है, एक बोनस है जो अभी तक देना बाकी है एम्प्लॉयज़ को, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने अक्रूवल बेसिस पे क्लेम कर लिया है। इनकम टैक्स वाला बोलता है सर मैं तो किस पे अलाउड करूंगा, पेड पे। नाउ सी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने अलाउ कर लिया इन द सेंस कि आपने एंट्री पास कर दिया, यहाँ पे P&L को आपने डेबिट कर दिया और एंट्री पास कर दिया टू आउटस्टैंडिंग बोनस, और ये हम लोग के लिए क्या दिखना चालू हो गया है, लाइबिलिटी। बट इनकम टैक्स में तो ये बखेरा खड़ा ही नहीं हुआ है, तो इसलिए कुछ आउटस्टैंडिंग दिखा ही नहीं है। टैक्स बेस इज 0, कैरिंग अमाउंट इज 10,000, इस डिफरेंस पे क्या बनना चाहिए, DTA। काम आएगा क्या, बिल्कुल। तुमने इनकम टैक्स में कोई खर्चा क्लेम नहीं किया, हायर प्रॉफिट हायर CT। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खर्चा क्लेम किया है, लोअर प्रॉफिट लोअर TE। यू नीड समथिंग टू रिड्यूस, हु इज बेटर देन योर DTA का क्रिएशन। एडवांस इंटरेस्ट इनकम आपको 5,000 की मिली है और इनकम टैक्स में कैश बेसिस पे आप अलाउ कर रहे हो, तो आप देखिए भाई एडवांस इनकम टैक्स आपको एडवांस इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। आपने जब मिला रहेगा तो एंट्री पास किया रहेगा बैंक टू एडवांस इनकम, क्योंकि P&L में गया ही नहीं होगा इन केस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। इनकम टैक्स के अंदर अगर P&L तक पहुंच चुका है तो टैक्स बेस तो बची नहीं होगी, तो अगेन यहाँ पे क्या बन सकता है, DTA बन सकता है। तो हमने ये समझ लिया कैसे DTA बनेगा, कैसे DTL बनेगा। अब थोड़ी सी और बातें ध्यान में रखते हैं कि अगर बन रहा है तो कहाँ पे जाना चाहिए, इफ अगर बन रहा है तो इन दैट केस कहाँ पे जाना चाहिए, राइट। इतना हम लोग ने जो है वो एजन कर लिया अच्छे से प्रॉपरली। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सर ये DTA और DTL में क्या ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है। कहते हैं कि DTL आप जब आएगा तब जितना बनाओ कोई वांदा नहीं, बट DTA पे आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, एक कॉन्सेप्ट को आपको रिस्पेक्ट करना है जिसका नाम है प्रूडेंस। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि सर DTA आप उसी अमाउंट का बनाओ टू द एक्सटेंट हमको लग रहा है कि सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट रहेंगे जिसके सामने आप डिफर्ड टैक्स असेट क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इट इज़ लाइक सिंपल सी बात है। मैं एक सिनारियो लेता हूं कि कब मेरा DTA बन रहा है, आपको समझ आ जाएगा। जैसे सपोज तुम लोग ने असेट खरीदा था, कॉस्ट तुम लोग की थी 1 लाख की एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और टैक्स बेस भी थी 1 लाख की एज पर देयर इनकम टैक्स सिस्टम। डेप्रीसिएशन तुमने बुक्स में क्लेम कर लिया था 50,000, बट अंडर इनकम टैक्स यू हैव क्लेम्ड ओनली 25,000। तो यहाँ कैरिंग अमाउंट दिख रही है 50 की और यहाँ दिख रही है 75 की। मस्त सिनारियो अराइज हो रहा है DTA का। क्यों DTA का आ रहा है, बिकॉज सर 25,000 का डिफरेंस आ रहा है। कौन सा, डिडक्टेबल। डिडक्टेबल डिफरेंस क्या बोलता है पता है, कितना डिफरेंस फ्यूचर में आपको इनकम टैक्स के तहत डिडक्ट करने मिलेगा। तो ये जो 25,000 हम लोग का डेप्रिशिएट इनकम टैक्स में कम हुआ है, ऐसा नहीं है कि कल जाके डेप्रिशिएट होने ही नहीं वाला, होने तो वाला ही है ना। तो इन दैट केस आप ऐसा बोल सकते हो कि सर फ्यूचर में तो डेप्रिशिएट होगा ना, तो इसीलिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आज हम लोग को भले थोड़ा सा बुरा लग रहा है बट कल अच्छा भी लगेगा, एंड इसीलिए सर DTA क्रिएट कर लेते हैं सर। ठीक है,
बट मैं बोलता हूँ अगर डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस क्लेम करने के लिए तुम्हें ब्लर्ड फ्यूचर दिखाई दे रहा है कि वहाँ तो इनकम ही नहीं दिख रही है, अगले 4-5 साल की इनकम कुछ है ही नहीं, तो कतई आप डेप्रिसिएशन ये एक्स्ट्रा कहीं क्लेम ही नहीं कर पाओगे, इसका फ़ायदा उठा ही नहीं पाओगे। जब फ़ायदा ही नहीं उठा पाओगे तो इसका रिवर्सल आपके वैसे भी काम नहीं आने वाला, क्यों आप डीटीए क्रिएट कर रहे हो? तो देखो डीटीए क्रिएट कब करना पड़ता है, जब इनकम टैक्स में आप खर्चा कम क्लेम करते हो और बुक्स ऑफ अकाउंट से ज़्यादा करते हो। इनकम टैक्स में खर्चा जब आप कम क्लेम कर रहे हो तो वो खर्चा आपका उम्मीद है कि फ्यूचर में क्लेम करूंगा सर, इसलिए आज प्लीज़ डीटीए क्रिएट करने दो। लेकिन फ्यूचर में क्या श्योरिटी है कि तेरे को प्रॉफिट्स आएंगे? अगर तुझे अभी से डोलम डाल लग रहा है कि यार टैक्सेबल प्रॉफिट्स नहीं आएंगे तो प्लीज़ सर डीटीए क्रिएट मत करो, वरना रिवर्सल होगा ही नहीं। अगर आपके पास सफिशिएंटली रिवर्सल के मस्त अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे कुछ टैक्स प्लानिंग की जा सकती है जिससे प्रॉफिट लाए जा सकते हैं, या आपको लगता है कि कुछ ऐसे टैक्सेबल डिफरेंसेस आज के हैं, मतलब कुछ ऐसी आज की इनकम है जिसके ऊपर मैंने टैक्स भरा नहीं क्योंकि वो रिसिप्ट बेसिस पे भरना था, कल जाके जब मैं भरूंगा तो टाइमिंग मैच हो जाएगा, वहाँ पे ये इनकम दिख जाएगा, यहाँ पे ये खर्चा दिख जाएगा। अगर ऐसे सिनारियोज क्रिएट कर सकते हो तो डीटीए क्रिएट करना, वरना भाई सौगंध है आप कदा ही डीटीए क्रिएट नहीं करोगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन केस देर इज डीटीए बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड ड्यू टू प्रूडेंस नॉर्म टू द सच एसेट इज स्मॉल एज वेल एज डिस्क्लोज, मतलब आप डिस्क्लोज कर सकते हो बट दिखाओगे नहीं इन द पीनल अकाउंट, ये ध्यान में रखो आप, राइट। तो सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट्स है तो दिखाओ, अदरवाइज नहीं दिखाओगे। ओके सर, डन। अगला, बैलेंस शीट के अंदर डीटीएल या डीटीए ऑलवेज नॉन करंट के फॉर्म में दिखेंगे, ये ध्यान में रखना, नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटी। अब सर ये पीनल के अंदर जाएगा, ओसीआई के अंदर जाएगा या इक्विटी के अंदर? बहुत सिंपल है, जहां पे भी टेम्पररी डिफरेंसेस जा रहे हैं उसके पीछे पीछे हमारे डीटीए या डीटीएल चले जाएंगे। जैसे टेम्पररी डिफरेंस अगर पीनल पे इंपैक्ट डाल रहा है तो डीटीए या डीटीएल कहाँ बनेगा? पीनल में। टेम्पररी डिफरेंस अगर ओसीआई पे इंपैक्ट डाल रहा है तो डीटीए या डीटीएल भी कहाँ बनेगा? ओसीआई में। टेम्पररी डिफरेंस अगर इक्विटी पे इंपैक्ट डाल रहा है तो डीटीए या डीटीएल कहाँ बनेगा? इक्विटी में। सर कॉन्सेप्ट तो बता दिया, थोड़ा एग्जाम्पल दे दो, अभी आने वाले हैं बहुत सारे एग्जाम्पल, रुको जरा, राइट। वी विल डिस्कस वन बाय वन एक एक एग्जाम्पल कि एग्जैक्टली ये बातें क्या कह रही है। इन फैक्ट मैं तो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करता हूँ, दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ असेट। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जब भी आप असेट को रिवैल्यू करते हो तो आपको सुननी पड़ती है इंड AS 16 की। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने एक असेट परचेज किया 10 लाख का और उसकी यूजफुल लाइफ है 5 साल। लेट्स से आपने डेप्रिशिएट कर दिया और यहाँ पे जो आपकी अमाउंट आ रही है वो है 2 लाख की आ रही है, तो इन दैट केस फर्स्ट ईयर आपका अमाउंट कितना दिख रहा है? 8 लाख का दिख रहा है। अब मैंने इंड AS 16 से पूछा कि क्या मैं रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर सकता हूँ क्या? उसने बोला सर बिंदास, कौन मना कर रहा है आपको। रीवैल्यूएशन के तहत मेरी फेयर वैल्यू दोस्तों कितनी आ रही है? 12 लाख की आ रही है। नाउ देयर इज अ रीवैल्यूएशन गेन, आई नो 16 तो सबको अच्छा ही लगता है, याद ही रहता है। बताओ 4 लाख का रीवैल्यूएशन गेन कहां पे जाना चाहिए? यस, ओसीआई में जाना चाहिए। तो अब 4 लाख का आपका जो डिफरेंस है वो रिवैल्यूएशन गेन के नाम पे कहां जा रहा है? ओसीआई में। तो इस डिफरेंस के कारण कोई डीटीए या डीटीएल क्रिएट होता है तो वो कहां पे क्रिएट होगा? ओसीआई के अंदर। सर कैसे, बताना जरा। बहुत सिंपल, आपकी जो टैक्स बेस है वो तो 10 लाख माइनस 2 लाख करके 8 लाख की दिख रही होगी। मेन तो आपका जो फर्क पड़ा है वो कैरिंग अमाउंट पे पड़ा है कि कैरिंग अमाउंट हम लोग की जो 8 की थी वो +4 हो चुकी है और आज अमाउंट क्या दिख रही है? 12 लाख की। सो ये जो 4 लाख का डिफरेंस है ये कैसा हो गया? इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट इज मोर देन योर टैक्स बेस, डीटीएल क्रिएट करते हो। मैंने बोला है पूरे लेक्चर पर्पस के लिए रेट क्या मानेंगे? 30%। कितने का डीटीएल क्रिएट हो रहा है? 1.2 lakhs। तो आप प्रेजेंटेशन में ऐसे लिखोगे ओसीआई रीवैल्यूएशन गेन 4 lakhs माइनस डीटीएल 120, नेट इफेक्ट आपका ओसीआई का कितना आएगा? 2,80,000। देखिए तुम्हारा असल ओसीआई में तो 280 दिखेगा, बाकी 1.2 किस में दिखने लग जाएगा? डीटीएल में दिखने लग जाएगा। तो देखो कैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा ओसीआई के कारण डिफरेंस आ रहा था तो आपका डीटीएल भी कहाँ क्रिएट हुआ? ओसीआई में। सर इसको पीनल में क्रिएट नहीं कर सकते थे क्या? तुम भाई डिफरेंस वहां पे फिर ला दोगे, क्योंकि पीनल में तो इन बातों का अभी तक कुछ इंपैक्ट ही नहीं हुआ है। तो आप अगर डीटीएल को आज पीनल में डालते हो तो वो चीजों को बैलेंस छोड़ो इम्बैलेंस करके आ जाएगा, बिकॉज वो बोलता है सर आज तो करंट टैक्स और टैक्स एक्सपेंस में इन बातों के कारण कोई गैप ही नहीं है ना, ये गैप तो फ्यूचर में आने वाला है। तो आज मेरा पीनल और उसका पीनल दोनों डेप्रिसिएशन कितना क्लेम कर रहे हैं? 2 लाख 2 लाख का। तो सर आज क्यों आप पीनल में डाल रहे हो? तो आपको ध्यान रखना है क्रिएशन कहां पे होना चाहिए? ओसीआई के अंदर। बट ध्यान रखो यहां पे जब ये डीटीएल रिवर्स होगा इन फ्यूचर तो वो पीनल के अंदर होगा। वाई सर? क्योंकि ये जो डिफरेंस के कारण आया हुआ डेप्रिसिएशन है ना वो बार बार कहां पे जा रहा है? पीनल में। सोचो नेक्स्ट ईयर का होगा
नेक्स्ट ईयर आप इनकम टैक्स में 2 लाख का ही डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे। बट इन केस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप, जैसे हम लोग की जो बची हुई यूजफुल लाइफ थी वो 4 साल की थी, तो यहाँ मैं 3 लाख का कर चुका रहूँगा और ये अमाउंट होगी 9 लाख की और ये होगी 6 लाख की। अब डिफरेंस मेरा 3 लाख का ही बचेगा, जो पहले 4 का था अब 3 का बचा हुआ है। 3 इंटू 30% इज 90,000। सो ये 30,000 का हम लोग का DTL रिवर्स हो रहा है। बट ध्यान रखो यहाँ पे ये रिवर्सल काम पीनल में आएगा, बिकॉज इनकम टैक्स का पीनल 2,000 का डेप्रिसिएशन दिखा रहा है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पीनल 3,000 का दिखा रहा है। करंट टैक्स आप कम भर रहे हो, लेकिन टैक्स एक्सपेंस आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, सॉरी यहाँ पे 2 लाख का डेप्रिसिएशन है तो करंट टैक्स आप ज़्यादा भर रहे हो, टैक्स एक्सपेंस आपको क्या चाहिए, कम चाहिए, और वहाँ पे DTL का रिवर्सल काम आएगा। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, इफ देयर इज रिवैल्यूएशन गेन, तो DTL विल बी क्रिएटेड इन OCI, बट द रिवर्सल ऑफ DTL इन फ्यूचर विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बात आप ठान लेना फॉर फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज रिवैल्यूएशन ऑफ असेट। यहाँ लिखिए DTL शुड बी क्रिएटेड एंड चार्ज टू OCI। लॉस रहेगा तो आपका जो भी अमाउंट है वो PNL में डालो, क्योंकि रिवैल्यूएशन लॉस जब आता है तो रिवैल्यूएशन लॉस भी कहाँ जाता है, PNL में। उसके कारण क्रिएट होने वाला DTA भी कहाँ जाएगा, PNL के अंदर। बट अगर गेन आ रहा है तो जैसे रिवैल्यूएशन रिजर्व OCI में आ रहा है, वैसे ही हम लोग का DTL भी OCI में आएगा। एंड उसके बाद इन फ्यूचर जो एडिशनल डेप्रिसिएशन अराइज हो रहा है ड्यू टू रिवैल्यूएशन, जैसे वो PNL में जाता है वैसे ही हमारा DTL भी कहाँ रिवर्स होगा, PNL के अंदर ही रिवर्स होगा। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया, राइट। थोड़ा और आगे हम पढ़ते हैं, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। देखो ये आप अभी वाला पॉइंट तभी देखना जब आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अच्छे से हुआ है। बट देखो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ऑफन कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट क्या बोलता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट सर जिसमें दोनों के गुण हैं, किसके किसके, इक्विटी के और लायबिलिटी के, वो इंस्ट्रूमेंट को आप स्प्लिट करो। जितना पोर्शन इक्विटी का है वो इक्विटी में दिखाओ, जितना पोर्शन लायबिलिटी का है वो लायबिलिटी में दिखाओ। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक्स लिमिटेड के पास 2000 जीरो कूपन कन्वर्टेबल कंपाउंडेड बॉन्ड्स है, 1 लाख की अमाउंट है, जो होल्डर के पास चॉइस है कि आप चाहो तो हमसे रिफंड भी मांग सकते हो और चाहो तो आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हो। नाउ इफ यू सी, रिफंड अगर वो बंदा मेरे से मांगता है तो मतलब मेरी ऑब्लिगेशन तो है, देना पड़ेगा। इसीलिए 1 लाख का अमाउंट पूरा इक्विटी में डालना भी सही नहीं है, पूरा लायबिलिटी में भी डालना सही नहीं है। और जीरो कूपन लग रहा है बट जीरो कूपन है नहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आज मार्केट में अगर मैं सेम अमाउंट लेने जाऊं तो मुझे वो कितने % ब्याज पे मिलेगा, 10% ब्याज पे मिलेगा। तो हमारा सबसे पहला टास्क क्या होगा, इस 1 लाख के अमाउंट को आप 2 भाग में स्प्लिट करो। इक्विटी पोर्शन कितना है, लायबिलिटी पोर्शन कितना है। सर कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले लायबिलिटी पोर्शन निकालने की कोशिश करो, विच इज़ वेरी सिंपल। आज से कितने साल बाद आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, सर 2022, 2023, 2024, 3 साल बाद। सर 1 लाख की अमाउंट अगर मैं डिस्काउंट करूं एट मार्केट रेट फॉर 3 ईयर्स तो मेरा PV आता है 75,100, वो मेरे लिए बन जाएगा लायबिलिटी। अब जो बचा हुआ अमाउंट है, जैसे मुझे तो रिसीव 1 लाख हुआ है, उसमें से लायबिलिटी पोर्शन है 75,100, तो बचा हुआ पोर्शन हो गया आपका 24,900 जो इक्विटी का है। बट आज कोई डिफरेंसेस अगर आते हैं 24,900 में आ ही रहे ना, क्योंकि इनकम टैक्स वाला तो बोलता है पूरा ही लायबिलिटी दिखाओ सर, कितने का, 1 लाख का। ये तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो कैरिंग अमाउंट है लायबिलिटी की वो कितने दिखा रहा हूँ, 75,100 दिखा रहा हूँ। डिफरेंस तो है सर, कितने का है सर, यही इक्विटी वाला 24,900 का। ये डिफरेंस के ऊपर आपको बनाना पड़ेगा DTL 24,900 इंटू, मान लो 30% की रेट है, तो 24,900 इंटू 30% हमारा DTL बनता है 7470। ध्यान रहे, कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी मोर देन योर टैक्स बेस, कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज लेस देन योर टैक्स बेस, तो DTL क्रिएट होता है, जिससे कि हम लोग का यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। आप जब इक्विटी के अंदर दिखाओगे कंपोनेंट तो वो स्प्लिट फॉर्म में दिखाओगे। जैसे इक्विटी कंपोनेंट ऑफ कंपाउंडेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दिखाओगे 17,430 एंड DTL अलग से कितना दिखाओगे 7,470। तो मतलब मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो बेझिझक डिफरेंस अमाउंट पूरा इक्विटी में डाल देता था, अब पूरा अलाउड नहीं है। उसमें से कुछ DTL आपको बनाना है और कुछ आप कहाँ पे डालोगे, इक्विटी में। सर आगे जाके DTL का रिवर्सल भी विद इन इक्विटी होगा, नहीं, उसका रिवर्सल हमारे PNL में काम आएगा। जैसे जैसे आप ये लायबिलिटी का अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाओगे, आप ओपनिंग बैलेंस लिखोगे 75,100, आप ऐड करोगे फाइनेंस कॉस्ट 7,510, तो तुम्हारा अब डिफरेंस थोड़ा कम हो गया, बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो अमाउंट कितनी हो गई 8,2,610, बट टैक्स बेस कितना दिख रहा है 1 लाख, तो डिफरेंस अब कितना बचा है 17,390, जो पहले कितना था 24,900 का। तो इन दैट केस अब मेरे को DTL खाली कितना चाहिए 5,217,
बट हमारा बनाया हुआ कितना है 7470, तो इतना रिवर्स होगा कहाँ, P&L में। आई टेल यू वाई। इनकम टैक्स तो बोलता है सर मैं तो ब्याज बोलकर कुछ एक्सपेंस दिखा ही नहीं रहा हूँ, जीरो कूपन बॉन्ड है, बट ये तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसा है जो 7510 का हर साल क्या दिखा रहा है, ब्याज दिखा रहा है। अगर आप 7510 का 30% करो तो आपकी अमाउंट भी यही आ रही है 2253। ये क्या हो रहा है पता है, तुम इनकम टैक्स में नहीं क्लेम कर रहे हो तो प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है और करंट टैक्स भी ज़्यादा आ रहा है, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लेम कर रहे हो तो प्रॉफिट कम आ रहा है और टैक्स एक्सपेंस भी कम आ रहा है। यू नीड सम वंस रिवर्सल जो आपके इस टैक्सेशन को कम करे, एंड DTL का रिवर्सल ऐसा होता है जो करंट टैक्स को क्या करता है, कम करता है। सबसे पहले जो मैंने बोला था, देखो आज कितना काम आ रहा है हम लोग को, तो ये ध्यान रखना। मेरे हिसाब से ये भी आपका रिवाइज हो जाना चाहिए। इन केस ऑफ DTL, इन्वेस्टमेंट क्रिएशन इज एडजस्टेड टू इक्विटी पोर्शन बट द रिवर्सल शैल बी डन इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में क्या होगा, अगेन अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की बात करें तो इनकम टैक्स में ये इमीडिएटली राइट ऑफ करने मिलता है, तो इसकी टैक्स बेस जीरो होगी। सपोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलता है कि सर हम तो आराम से इसे राइट ऑफ करते हैं, तो कैरिंग अमाउंट एग्जिस्ट कर रही होगी। उल्टा भी हो सकता है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो इनकम टैक्स में एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिड्यूक्ट करने मिलती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हाथों हाथ डाल देते हैं। जैसे मेनली तो ऐसा ही होता है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको हाथों हाथ माइनस करके नहीं मिलती है, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हाथों हाथ राइट ऑफ कर देते हो। सो इसकी कैरिंग अमाउंट तो दिखती नहीं है बट टैक्स बेस आपकी दिखती है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे क्या क्रिएट करने के लिए काम आता है, DTA काम भी आएगा। बिकॉज इनकम टैक्स में तुम खर्चा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का इस साल तो पूरा क्लेम ही नहीं किए। सपोज 1 लाख की अमाउंट है और तुम्हें यूजफुल लाइफ मतलब 5 साल में अमोटाइज करने बोला है इनकम टैक्स में, तो इनकम टैक्स में तो आपका टैक्स बेस आज भी दिख रहा है 80,000 का। 1 लाख में से 20 चला गया, 80 तो दिख रहा है, बट कैरिंग अमाउंट क्या है, जीरो। क्योंकि तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के P&L में तो 1 लाख ही पूरा खर्चा डाल दिया, तो यू नीड लोअर टैक्स एक्सपेंस बट यू आर पेइंग हायर टैक्सेस। तो कोई ना कोई कम करने वाला साथी चाहिए और वो है हमारा DTA। नेक्स्ट आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 38 थोड़ा याद दिलाता हूँ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे में से डेवलपमेंट का खर्चा हमें कैपिटलाइज करना अलाउड है, बट रिसर्च का खर्चा आप जो है वो कहाँ पे डालोगे, P&L में। इनकम टैक्स वाला बोलता है सर सब कहाँ डाल दो, P&L में। तो रिसर्च के खर्चे तो दोनों जगह पे ही P&L में जा रहे हैं, बट अंडर इनकम टैक्स हो सकता है कि डेवलपमेंट फेज का खर्चा आपको सीधा P&L में भेजने मिल रहा है, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो आप उसे एसेट दिखा रहे हो। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर तो उसकी कैरिंग अमाउंट बन रही है एज अ इनटैंजिबल एसेट, बट टैक्स बेस उसकी क्या आ रही है, 0 एंड दैट्स वाई वहाँ पे क्या काम आएगा, DTL। जब कल जाके आप आराम से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अमोटाइज करोगे और इनकम टैक्स के पास ये नहीं होगा, तो आपको ये DTL क्रिएट किया हुआ काम आएगा। देखो DTL क्रिएट करना सेंसिबल भी लग रहा है, जब आप सारे खर्चे आज ही क्लेम कर लेते हो और टैक्स कम भरते हो तो DTL ही क्रिएट किया हुआ सही है, क्योंकि इन पे आपको कल जाके तो ज़्यादा टैक्स भरना ही पड़ेगा, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे DTL क्रिएट हो जाएगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन बहुत सही चीज़ है, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर हम पढ़ेंगे। पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ अनयूज्ड टैक्स लॉसेस का। देखो भाई, हम लोग को इनकम टैक्स के अंदर जो भी लॉसेस हमारे होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड करने मिलते हैं और उनका सेट ऑफ मिलता है, बट ये सेम रूल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एप्लीकेबल नहीं होती है। तो आप मान के चलो आज अगर आपके कोई ऐसे कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है या ऐसे कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, तो उसका फ़ायदा आपको कल जाके होगा इनकम टैक्स में। तो मतलब उसकी टैक्स बेस अच्छी खासी यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि कल जाके फ़ायदा होगा। ये एसेट दिखा रहे हो आप कि कल जाके ये लॉसेस का हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, बट कैरिंग अमाउंट बोलता है क्या फालतू वाली बात है, लॉस को कोई एसेट लेकर चलता है क्या। तो इसीलिए इस केस में ऐसा हो रहा है कि द कैरिंग अमाउंट इज़ लोअर एंड द टैक्स बेस इज़ हायर। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट अगर लोअर होती है और टैक्स बेस हायर होती है, तो इन दैट केस आपको सोच के रखना है कि हमें क्या क्रिएट करना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या क्रिएट किया हुआ काम आएगा, DTL क्रिएट किया हुआ काम आएगा। सर DTL कैसे क्रिएट किया हुआ काम आएगा, लेट्स सी। देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नॉट DTL, एक बार हम लोग ठीक से इवैल्यूएट कर लेते हैं कि क्या क्रिएट किया हुआ काम आएगा। ध्यान से देखिए, सपोज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैरिंग अमाउंट हम लोग की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो 0 है, आज इवन क्लेम करने नहीं मिलेगा, पर टैक्स बेस है, हर साल क्लेम करने मिलेगा। तो इन फ्यूचर ऐसा होगा कि मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्यूचर के अंदर करंट टैक्स क्या भरते रहना है, कम भरते रहना है, एंड टैक्स बेस क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो मुझे कोई ऐसा आइटम चाहिए जो बढ़ाने का काम करे, और बढ़ाने का काम कौन करता है, DTA का रिवर्सल। तो आज मेरा क्या क्रिएट किया हुआ काम आएगा, DTA का रिवर्सल, सॉरी DTA क्रिएट किया हुआ काम आएगा।
ताकि कल मैं क्या कर सकूँ, इसका रिवर्स कर सकूँ। यहाँ पे बोला हुआ है कि लेकिन सर अगर कल इनकम ही नहीं होगी तो फिर DTA बना के मतलब है क्या? तो बना के मतलब नहीं है, सिंपल सी बात है, वो रूल है। DTA आप तभी बना सकते हो जब आपको फ्यूचर में टैक्सेबल डिफरेंसेस मिल रहे हैं जिसके सामने खर्चे आप क्लेम कर सको। तो ये ध्यान में रखना बात कि अनएब्जॉर्ब लॉसेस के ऊपर DTA बनता है। सबसे पहली बात तो ये, यहाँ पे रॉन्ग लिखा है, DTL नहीं, DTA इज़ क्रिएटेड, और आगे हम लोग को अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है, राइट, डन। सर इंड AS 12 ये बोलता है कि इनिशियली अगर आप कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर असेट्स या लाइबिलिटी लाते हो तो आप डे 1 पे ना DTA बनाओगे ना DTL बनाओगे, वरना आज ऐसा नहीं हो जाए कि इनिशियली रिकॉग्नाइज करने के चक्कर में डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। तो देखो भाई, सीधी बात है, जब डे 1 पे आप असेट्स या लाइबिलिटी बुक्स में दिखा रहे हो, यू विल नॉट क्रिएट DTA और DTL। देयर आर 2 एक्सेप्शन। बिजनेस कॉम्बिनेशन जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उस वक्त आप बना सकते हो, एंड दूसरा बोल के रखा है अगर इनिशियल रिकॉग्निशन के चक्कर में हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट या टैक्सेबल प्रॉफिट पे कोई प्लस माइनस वाले इंपैक्ट आते हैं तो आप बिंदास बनाओ। कुल मिलाकर सर एक खाली बात ध्यान रखना, आज DTA या DTL बना रहे हो ना तो उसके कारण सच्ची में चीज़ें बैलेंस हो रही है, वो ध्यान में रखना। ऐसा नहीं हो जाए कि जिस चीज़ ने बैलेंस करने के लिए जन्म लिया था वो इम्बैलेंस करके आ गया। तो तुम्हारे अगर आज कोई असेट्स या लाइबिलिटी बुक्स में दिखाने के चक्कर में अकाउंटिंग प्रॉफिट या टैक्सेबल प्रॉफिट पे कुछ गहरा इंपैक्ट आया है तो बनाओ, बैलेंस करने के लिए काम आएगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन के केस में अगर हमारे डिफरेंसेस आ रहे हैं तो हम डे 1 पे जो भी डिफरेंसेस होते हैं वो गुडविल के अंदर एडजस्ट कर देते हैं, तो है डिफरेंसेस को संभालने के लिए कोई ना कोई। बट जब आपके डिफरेंसेस को संभालने के लिए कोई ना कोई नहीं है तो आपको नहीं क्रिएट करना चाहिए। तो ध्यान रखिए, एक्सेप्शन भी और ये जो पॉइंट है वो वाला भी। अब मैं आपको समझा देता हूँ ये 2 पॉइंट कि बिजनेस कॉम्बिनेशन में क्या होता है। सुनिए, बहुत सिंपल सी बात है। जब भी आप किसी सब्सिडरी के शेयर्स परचेज करते हो तो सब्सिडरी अपने बुक्स में कुछ असेट्स के कैरिंग अमाउंट दिखा रहा होता है उसके हिसाब से, लेकिन मैं उन्हें हमेशा किस पे टेक ओवर करता हूँ, फेयर वैल्यू पे। अब ये जो कैरिंग अमाउंट है वो इनकम टैक्स पर्पस के लिए मेरे लिए क्या बन जाता है, टैक्स बेस बन जाता है। क्यों पता है? क्योंकि इनकम टैक्स वाला भी इन्हीं अमाउंट्स को अपने बुक्स के अंदर दिखा रहा होगा। बट फॉर CFS पर्पस हमारी जो फेयर वैल्यू है वो क्या बनती है, कैरिंग अमाउंट बनती है। इसका मतलब सिंपल है कि जैसे यहाँ पे हम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि A ने B को अक्वायर किया और एक जगह पे फेयर वैल्यू दी है, एक जगह पे कैरिंग अमाउंट दी है। ये कैरिंग अमाउंट है B लिमिटेड के अपने पर्सनल बुक्स की, जो इनकम टैक्स वाला भी कॉपी कर रहा होगा, तो इसे हम लोग टैक्स बेस का नाम दे सकते हैं। बट CFS में तो मैं ये सारे एसेट बुक वैल्यू पे अक्वायर नहीं करता हूँ, फेयर वैल्यू पे करता हूँ। तो CFS में आज की बैलेंस शीट में एक एक चीज फेयर वैल्यू पे जाएगी, इसलिए एक एक चीज कैरिंग अमाउंट कहलाएगी। तो देखो डिफरेंस आ रहा है। हम इनकम टैक्स में तो प्लांट एंड इक्विपमेंट 260 का दिखा रहे, बट मेरे CFS में 250 का दिख रहा है। इन्वेंट्री जो है वो इनकम टैक्स में 125 की दिख रही है, बट मैं उसे 120 पे टेक ओवर कर रहा हूँ। सेम गोज फॉर डेटर्स। तो इन दैट केस भी DTA या DTL क्रिएट होना चाहिए। आप सीधा एक एक असेट्स पे क्रिएट करने के बजाय नेट एसेट जो अक्वायर्ड है उस पर कर सकते हो। बहुत सिंपल है। क्या क्रिएट होगा सर? वही वाला रूल है, अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट ज्यादा है एज कंपेयर टू टैक्स बेस ऑफ नेट एसेट्स तो DTL क्रिएट होगा। अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स अगर कम है एज कंपेयर टू टैक्स बेस ऑफ नेट एसेट्स तो क्या क्रिएट होगा, DTA क्रिएट होगा। जैसे यहाँ वाले केस में क्या हो रहा है, हमारी जो टैक्स बेस है वो है 495 की, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारी जो टैक्स बेस है इट इज़ 495 एंड जो हमारी कैरिंग अमाउंट है असेट्स की वो आ रही है 470। तो भाई देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 25 और टैक्स बेस ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू हम लोग का नेट एसेट, तो DTA क्रिएट होना चाहिए। सर कितना क्रिएट होगा DTA? बहुत सिंपल है, रेट यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं 30%, तो 25 इंटू 30%, 7.5 का DTA क्रिएट हो जाएगा। मतलब ध्यान रखिए, अब आपने जो नेट एसेट्स खरीदे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 470 के नहीं खरीदे हैं, साथ ही साथ एक और नेट एसेट आ रहा है आपका DTA नाम का, कितना, 7.5। तो हमारी अमाउंट आ रही है 477.5। ये ध्यान रखिए। सर नेट एसेट तो बढ़ गया, उसके चक्कर में तो फिर गुडविल पे भी इंपैक्ट आएगा। यस, जब आप DTA या DTL क्रिएट करते हो इट चेंजेस योर नेट एसेट्स अक्वायर्ड एंड इट क्रिएट्स द इम्पैक्ट ऑन गुडविल। आपका सिंपल सा हिसाब होता है, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स बिकम्स योर गुडविल। अगर नेट एसेट्स मेरे कम है तो गुडविल ज़्यादा होगा, नेट एसेट्स अगर बढ़ रहे हैं तो गुडविल पे इंपैक्ट कैसा आएगा, माइनस वाला आएगा। क्योंकि जैसे अगर मैं PC 1 लाख पे कर रहा हूँ और नेट एसेट 20,000 के है तो गुडविल 80,000 का है। बट आज अगर सपोज मैं ये 27,500 कर देता हूँ तो
यहाँ पे फिर अमाउंट भी आपके जो है वो थोड़ी सी 70s में आनी स्टार्ट हो जाएगी, ये ध्यान में रखिए। तो इसीलिए तो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं DTA या DTL, बिकॉज गुडविल हमारे पास होता है चीज़ों को प्लस माइनस को हैंडल करने के लिए। बट इसमें ध्यान रखिए, गुडविल की भी तो अमाउंट खाली CFS में दिख रही है, इनकम टैक्स वाला तो दिखा नहीं रहा होगा। तो सर गुडविल पे भी DTA या DTL क्रिएट करना चाहिए, फंस जाओगे। गुडविल के ऊपर DTA या DTL करना सख्त मना है, इन्होंने बोल के रखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं गुडविल के ऊपर DTA या DTL क्रिएट करता हूँ तो भाई तुम ये लूप में फंस जाओगे। गुडविल पे आया DTA, अगेन नेट एसेट्स बढ़ गया, गुडविल कम हो गया, वो जो गुडविल पे DTA आया था वो चेंज हो जाएगा, फिर से इस तरीके से हमको घूमते रहना पड़ेगा, तो आप ये साइकिल में फंस जाओगे। एंड इसीलिए यहाँ पे साफ बोल दिया कि भाई नो DTA और DTL शैल बी क्रिएटेड ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ गुडविल, वरना नेट एसेट्स विल कीप ऑन चेंजिंग। तो ये रूल ध्यान में रखना, ये एप्लीकेबल होता है फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन। जिस दिन मैं नेट एसेट एक्वायर कर रहा हूँ, जो फेयर वैल्यू हम लोग की होती है दैट बिकम्स माई कैरिंग अमाउंट, और जो सब्सिडरी अपने बुक्स में दिखा रहा होता है दैट बिकम्स माई टैक्स बेस। अगर ये कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है मैं टैक्स बेस से तो DTL, कैरिंग अमाउंट अगर कम है मेरे टैक्स बेस से तो DTA, ये ध्यान में रखना। ओके, फिर आ जाता है इन्वेस्टमेंट इन SAJV। ध्यान रखिए, अब इन्वेस्टमेंट अगर दोनों ही बुक्स में, मतलब आप अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी कॉस्ट पे दिखा रहे हो और अंडर इनकम टैक्स भी कॉस्ट पे दिखा रहे हो तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, आप कोई DTA DTL क्रिएट मत करो। प्रॉब्लम तब आ जाती है जब आप इन्वेस्टमेंट जो है वो किस पे दिखाते हो, फेयर वैल्यू पे, या आप क्या करते हो कॉस्ट में से अपना हिस्सा जो प्रॉफिट्स का वो ऐड करते रहते हो। मतलब ये बात किसकी हो रही है पता है, इक्विटी मेथड की, कि जब आप इक्विटी मेथड फॉलो करते हो तो वो क्या बोलता है, सर आप अपना कॉस्ट दिखाओ एंड अपने हिस्से के जो भी प्रॉफिट्स है वो आप अपने साथ कंबाइन करते रहो। ये जब हरकतें आप करते हो ना तो तुम्हारे गैप आता है कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में। तो यहाँ पे भी आपका DTA या DTL बनना चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है। बट देखो यहाँ पे ये DTA या DTL के डिफरेंसेस को ना कंट्रोल किया जा सकता है। क्यों पता है, जब मैं इन्वेस्टमेंट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेचूंगा तब इसकी टैक्सेबिलिटी वगैरह आएगी या इंपैक्ट पड़ेगा, टिल देन तो खास इंपैक्ट पड़ने ही नहीं वाला। एंड अगर मैं सब्सिडरी की ये टेम्पररी डिफरेंस को कंट्रोल कर सकता हूँ, कब, जब आप एक पेरेंट हो। एक पेरेंट हो तो सारे डिसीजन मेकिंग आप करते हो, तो जो भी प्रॉफिट्स आप आज बुक्स में दिखा रहे हो वो मेनली इंपैक्ट कब क्रिएट करेंगे, जब सब्सिडरी डिविडेंड बांटेगा तब ऐसा होगा कि तुमने आज उन प्रॉफिट को अपने बुक्स में तो टैक्सेबल कर दिया था, इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबिलिटी 3 साल बाद आ रही है जब वो डिविडेंड बांट रहा है। बट व्हाट इफ आई कैन कंट्रोल द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ दिस सब्सिडरी एंड आई एम इंटेंडिंग कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा कि मैं डिविडेंड बांटूं। आप समझो मेरी बात को। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई एक इन्वेस्टमेंट है, वो आपने खरीदी थी 1000 में, आपके एसोसिएट ने 400 का प्रॉफिट कमाया, आपके पास उसका 30% था, आपने यहाँ पे दिखा दिया 120, मस्त टकाटक आपकी इन्वेस्टमेंट दिख रही है 1120 पे। ये 120 पे आज आपने क्या कर दिया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर तो टैक्स एक्सपेंस मान लिया है। बट इसका मेन कॉन्सिक्वेंस कब आएगा पता है, जब हमारी सब्सिडरी डिविडेंड बांटती है तो इनकम टैक्स वाला बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मैं टैक्स लेता हूं, ऐसे नॉमिनल नोशनल इनकम्स पे मैं टैक्स नहीं लेता हूं। तूने बोला 120 तो मैं टैक्स थोड़ी मांगूंगा, तेरे को मिले थोड़ी ना। सही बात है सर, मिले तो नहीं है। तो इनकम टैक्स वाला हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स पे टैक्स मांगता है पेरेंट से, लेकिन पेरेंट यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी दिखाना चाहता है टू शो अ ग्रेट पिक्चर। अगेन 120 बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो आज ही आ रहे, बट इनकम टैक्स में 2-3 साल बाद जब डिविडेंड बांटूंगा तब आएंगे। पेरेंट बोलता है सर मैं तो बांटने ही नहीं वाला, मेरे पे ही तो सब कुछ है, मैं नहीं बांट रहा। तो ये टेम्परेरी डिफरेंस को क्योंकि रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है तो आप नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, बट ये तभी चलेगा जब पेरेंट और सब्सिडरी वाला रिलेशन है। इसमें ऐसा नहीं चलेगा सर, क्योंकि जब आप किसी कंपनी को एसोसिएट बनाते हो तो पूरी पॉलिसी आपके हाथ में नहीं होती है, कुछ बाकियों पे भी निर्भर होती है। तो इसीलिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है जो हम पढ़ेंगे। ABC ने 100% जब अक्वायर किया तो अमाउंट थी 4373, आपने अपने हिस्से का डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिखाया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 5 का, तो आपकी अमाउंट आई 4378। बट इनकम टैक्स में तो 4373 दिख रहा है, तो ये 5 का डिफरेंस तो है, करना भी चाहिए कुछ क्रिएट। बट यहाँ लिखा है कि सर इफ़ यू आर एबल टू कंट्रोल द रिवर्सल ऑफ दिस डिफरेंस थ्रू कंट्रोल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, तो इन दैट केस अगर आप DTA या DTL नहीं प्रोवाइड करोगे तो भी चलेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। बट नीचे वाले क्वेश्चन में जब यही स्टेक 50% का हो जाता है तो मामला हिल जाता है, बिकॉज तब आप डिविडेंड पॉलिसी को पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, तब आपको बनाना चाहिए। तो ये ध्यान रखिए, मैंने क्या बोला, इनकम टैक्स वाला तो बोलता है सर कॉस्ट इज़ बेस्ट, हम यहाँ पे कॉस्ट पे दिखा रहे हैं तो वी आर ऑल्सो बेस्ट, लेकिन हम एक स्टेप आगे जाते हैं, हम बोलते हैं हम तो फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे या मेरे हिस्से के जो प्रॉफिट्स है मैं कंबाइन करूंगा।
देखो फेयर वैल्यू पे इंडेस 109 बोलता है दिखाओ FVTPL मॉडल, FVT-OCI मॉडल, इंडेस 28 बोलता है इक्विटी मेथड। जब ये सब हरकतें कर रहे हो ना, तो इन दैट केस बनाना तो बनता है, क्योंकि तुम्हारी कैरिंग अमाउंट चल रही है इस डायरेक्शन में और टैक्स बेस चल रहा है इस डायरेक्शन में। बट अगर मेनली डिफरेंस इसके लिए है कि तुमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को अपने बुक्स में दिखाया है, बट इनकम टैक्स वाला बोलता है जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तब देखेंगे सर। और आप उस डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो कब? इफ़ यू आर अ पेरेंट ऑफ अ सब्सिडरी तो नहीं बनाओगे तो चलेगा, बट अगर कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो खबरदार, जो नहीं बनाया आपको बनाना पड़ेगा। ये वाली बात आप ध्यान में रखिए। डन सर। तो ये दो हमारे क्वेश्चन हो गए ऑन DTA और DTL। एक तो बिजनेस कॉम्बिनेशन का हम लोग ने समझ लिया और दूसरा हम लोग ने इन्वेस्टमेंट इन SAJV का समझ लिया। मोटा मोटी इस चैप्टर के अंदर यही है। अब ध्यान रखिए, सपोज एक हम लोग की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट 1 लाख की है और टैक्स बेस 50,000 की है। अब तुम्हारे यहाँ पे कैपिटल गेन की रेट चल रही है 10% और PGBP की जो रेट चल रही है वो चल रही है 20%। तो सर ये 50,000 के डिफरेंस पे कौन सी रेट लगाऊं? आप इस एसेट को कैसे यूज़ करने की सोच रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप इसे बेचने की सोच रहे हो और CG में टैक्सेबिलिटी आ रही है तो 10% के हिसाब से बनाओगे, और अगर आप इसे ओन यूज़ के लिए यूज़ करोगे और डेप्रिशिएट करोगे तो 20% के हिसाब से। तो यहाँ बोला जा रहा है एंटिटी के अगर डिफरेंट टैक्स रेट है फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, तो जो टैक्स रेट हम कैसे यूज़ करने वाले एसेट को उसके हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। फिर भी कई जगह पे ऐसा होगा जहाँ पे आपके डिफरेंसेस तो रहेंगे रहेंगे भाई। DTA और DTL सारे डिफरेंसेस को रिजॉल्व नहीं कर सकता। जैसे अगर कोई डिफरेंसेस परमानेंट नेचर का है, पेनल्टी टाइप, कि आपने पेनल्टी पे कर लिया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो क्लेम कर लिया, इनकम टैक्स में तो आज जीवन क्लेम करने नहीं मिलेगा, ऐसे कोई डिफरेंसेस अगर आपके हैं तो उनका तुम क्या कर सकते हो? रिवर्स ही नहीं होने वाले, क्या मतलब है क्रिएट करके? तो वो डिफरेंसेस तो सर रहेंगे ना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपना सपना तो पूरा नहीं हो पाएगा ना कि मैं 1 लाख का 30% एग्जैक्ट टैक्स एक्सपेंस दिखा दूं, नहीं हो पाएगा पूरा। एंड इसीलिए इस सपने को प्रॉपरली थोड़ा सा रिकनसाइल करने के लिए यू हैव टू प्रिपेयर द रिकन्सिलिएशन अकाउंट। तो ये ध्यान रखिए, रिको करना पड़ेगा। कब रिको करना पड़ेगा? जब टैक्सेबिलिटी की रेट अलग अलग है। तुमने तो एक कॉमन रेट मानी है सारे PGBP के लिए 30%, तो तुम्हारा टैक्स एक्सपेंस तो 30% के हिसाब से दिखना चाहता है, बट उस आइटम पे इनकम टैक्स वाले 10 ले रहे हैं, 15 ले रहे हैं, तो डिफरेंसेस तो आने हैं। और वो टेम्परेरी डिफरेंस नहीं है, आज की बात है। तुम बुक्स में दिखा रहे हो कि मैं 30% के हिसाब से भर रहा हूँ, रियल में आपको 10% ही भरना पड़ रहा है और कभी भी 20 आजीवन एक्स्ट्रा भरना ही नहीं पड़ेगा। तो फिर रिकन्सिलेशन देना पड़ेगा कि देखो तुमको लग रहा होगा 30% है, बट इन इनकम्स पे मेरा खाली कितना लगा हुआ है? 10% लगा हुआ है। या कोई ऐसे एक्सपेंसेस है जो अलाउड ही नहीं होने वाले फ्यूचर के अंदर एंड ऑल, तो वहाँ पे आपको ऐसे रिकन्सिलेशन देना है। दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, राइट। अब देखो भाई, ये चैप्टर जो है वो अनंत चैप्टर है। व्हेन आई से अनंत है मतलब कि ये चैप्टर आप 12 तक सीमित नहीं रख सकते। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर हो गया जो आपको हर इंडेस में याद आना चाहिए। आई ऑलवेज सी इन द क्लास, तुम इंडेस 12 एक बार पढ़ लेते हो ना, उसके बाद वो वहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए, वो वहाँ से शुरू होना चाहिए। हमने 38 का टॉपिक पढ़ा, सर 12 की कैसी एप्लीकेबिलिटी लग रही है। हमने शेयर बेस्ड पेमेंट का टॉपिक पढ़ा, सर 12 की यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी कैसे लग रही है। एवरी चैप्टर कैन बी स्टडीड इन द सिंक ऑफ इंडेस 12। तो आपको इंश्योर करना है कि आप उसके सिंक में करो। वीडियो के अंदर कुछ छोटे मोटे एरर्स अगर आपको लगे तो इन दैट केस वो आप जो है वो प्लीज़ बताइए। एंड कोई भी अगर आपको डाउट्स है तो प्लीज़ आप जो है वो कमेंट्स में पूछिए। अदरवाइज़ आप इतना रिवाइज करने के बाद अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यूल बी वेरी कॉन्फिडेंट। बड़े क्वेश्चन में बस खाली वो जिगरा बनाए रखिए कि यार मैं सॉल्व कर लूँगा, चीज़ों को बस खाली टुकड़ों टुकड़ों में मुझे क्या करनी है, अप्रोच करनी है, राइट। इसी के साथ हम मिलते हैं बाद में नेक्स्ट रिविजन वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।